नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल और आपका कैरियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर में ग्रुप में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ या हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसका आपको समय समय पर उसका लाभ मिल सके और आप अपने पथ पर या अपने टारगेट के प्रति जो है वो हमेशा सचेत रहें और आप सफल हो सकें। तो आज मैं आपको बता दूं, जो हमारी जो क्लास शुरू की गई है वो आपका 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से आपका 20 जुलाई के बीच हम जो है वो आपका एग्रीकल्चर क्लास नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्लास नोट जो शुरू कराए गए हैं और जो पढ़ाया जाएगा आपको, वो उत्तराखंड जो है आपका पशुधन प्रसार, क्योंकि बहुत से बच्चों की मांग थी कि सर आप पशुधन प्रसार के लिए जो एग्रीकल्चर के नोट्स के माध्यम से हमको बताने की कृपा करें, तो वही आपको बताया जाएगा। और मैं आपको एक अलग से जानकारी देना चाहूँगा कि अब हमारे ग्रुप में एक दूसरा चैनल है, थिंक आईएएस ग्रुप के नाम से हो जाएगा, और इसके माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल यूपीएससी से संबंधित जो होगा और यूपीएससी से संबंधित जो भी टैक्स सीरीज होगी आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आईएएस के बारे में या फिर जिनका भी यूपीएससी है 2021 या 2022 का जो भी आगे का जो अग्रिम जो टारगेट है आपका, उसके लिए जो है आप पहले से ही तैयारी लेके चलें। और एग्रीकल्चर नोट्स जो होगा वो आपका यूपीएससी से रिलेटेड भी है, क्योंकि ये आपका पेपर थर्ड जो आता है वो स्पेशल आपका एग्रीकल्चर ही आता है, राइट। तो मैं प्रारंभ कर देता हूँ और आपको क्लास नोट्स के माध्यम से मैं बताना प्रारंभ कर देता हूँ, राइट। जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आप दोस्तों उसको नोट करते चलें, और जो आपको पता है उसका केवल आप रिवीजन करें, ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा, राइट। पहली बात दालों का विवरण, क्योंकि हम पहले यहीं से लेके चलेंगे, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आम तौर पे पूछे जाते हैं, राइट। क्योंकि वर्तमान समय में जो देश जो कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो उसमें जो है आपका खाद्यान्न से संबंधित हमको पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो है, क्योंकि देश में खाद्यान्न की कमी का लगातार ये देखा जा रहा है। तो पॉइंट लेके चलते हैं। पहला पॉइंट इसका हो जाएगा कि भारत जो है भारत संसार में चने का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला पॉइंट इसका रहेगा कि जो चना जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या करे उत्पादित इनके प्रोडक्शन किया जाता है, तथापि उसे अपनी आवश्यकता का लगभग 70% जो है आपका आयात करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि चने के मामले में भारत का पहला स्थान है, ये मान के चलो। लेकिन 70% जो दालों का जो आयात करता है भारत, वो क्या करता है, विदेशों से क्या करता है, दालों का आयात करता है, अर्थात इंपोर्ट करता है, राइट। तो इससे एक पॉइंट और भी उजागर होता है कि भारत जो है वो दालों के लिए सेल्फ डिपेंड नहीं है, इनकी आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि जब ये दूसरों से क्या करता है, आयात करता है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्वावलंबी नहीं है दालों के मामले में। इनकी भारत क्या करता है, दूसरों से आयात करता है, राइट। तो दलहनी फसलें जो होती हैं मृदा उर्वरकता तथा संचारण की दृष्टि से संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसल है। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवन यापन करता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये पॉइंट 1 नंबर का क्वेश्चन है, राइट। आमतौर पे एसएससी के एग्जामों में क्या पूछा जाता है, एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है कि आखिर दाल वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दालों वाले जो पौधों में वो राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो दालों वाले पौधे की जड़ों में एक सहजीवन की भांति कार्य करता है। मैं आपको सहजीवन वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। सहजीवन उसे कहते हैं, सह मूल होता है साथ, और जीवन होता है जीवन यापन करना, अपनी लाइफ स्पेंड करना, अर्थात जो क्या करते हैं कि 2 जीव साथ साथ रहते हैं, लेकिन पोषण की दृष्टि से वो एक दूसरे को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसे हम सहजीवन कहते हैं, राइट। अब सहजीवन का यहाँ पे क्या से है, देखो सहजीवन मतलब हो जाएगा कि जो राइजोबियम है वो दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाएगा। उसकी जड़ों में ये क्या करता है कि जो वायुमंडल में जो उपस्थित जो नाइट्रोजन जो है होती है, उसको क्या करता है, उसका स्थिरीकरण की फिक्सेशन करता है, और वही जो दाल वाला जो पौधा है वो अपनी जड़ों में इसको निवास देता है। तो दोनों क्या होते हैं, पोषण की दृष्टि से एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड तो हैं, लेकिन एक दूसरे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इनकी इसे हम क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस या फिर आपका सजीवन कहते हैं, राइट। ये हो जाएगा। तो दाल वाली फसलों में कौन सा जीवाणु पाया जाएगा, राइजोबियम। चने के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। सबसे अधिक जो उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। भारत 70% क्या करता है, दालों का आयात करता है। तो 2-3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरे पॉइंट पे लेके चलते हैं, नोट। जो नोट वाले पॉइंट होंगे समझ जाना कि वह पेपर में आपके पास अवश्य पूछा जाएगा। जैसे कोबाल्ट राइजोबियम के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है,
यह विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए सहायक होता है। इसका क्या मतलब है? आपसे क्वेश्चन आएगा कि दालों वाले पौधे में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। यदि तत्व पूछता है और आपको ऑप्शन जैसे मैग्नीज रखता है, आयरन रखता है, इधर से आपका कोबाल्ट रखता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? कोबाल्ट ही करना पड़ेगा। और दालों में जो अधिकतर जो पाया जाता है वो विटामिन B12 ही पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है ये कि दलहन जो पौधे होती हैं या जो फसलें होती हैं उनकी जड़ें गहरी होने के कारण ये मृदा अपरदन, ये क्या करती हैं? मृदा अपरदन की सॉइल जो स्लाइडिंग होती है उनको रोकने का क्या करती है? प्रयास करती हैं, जिस कारण से उनको संरक्षित फसलों की संज्ञा भी दी जाती है। तो कभी कभार पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से संरक्षित फसल कौन सी है। देखो, धान तो नहीं है, ना ही आपका गेहूं हो जाएगा, ना ही आपका मक्का है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें का भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज़्यादा आधा मीटर भी नहीं जाती है, बहुत कम मात्रा में इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं। लेकिन जो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि आपका कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तोर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो इनकी जो जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी मात्रा में क्या होती है? ज़मीन के अंदर धसी रहती हैं, जिस कारण से मृदा को, मिट्टी को पकड़े रखती हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो एक मटर का पाइसम सटाइवम का मैं एक एग्जाम्पल दूँ, तो मटर का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में गांठें गांठें सी पाई जाती हैं, और वो गांठें लगभग काफ़ी ज़्यादा नीचे होती हैं, राइट। तो इसलिए क्या करती है? मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जिस कारण से मृदा अपरदन क्या होता है? कम मात्रा में होता है, राइट। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब दलहनी भारत जो होता है, भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता एवं आयातक देश है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन भी भारत ज़्यादा करता है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उपभोक्ता, इनके कंज्यूमर्स भी भारत क्या है? ज़्यादा होगा। और आयातक की अगर बात करें, इनकी इंपोर्ट भी भारत क्या करता है? दालों का सबसे अधिक करता है। तो भारत दलहन का निर्यात नहीं करता। ये पॉइंट आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या भारत दलहनों का निर्यात करता है? तो भारत दलहनों का निर्यात नहीं करता है, क्योंकि भारत जो क्या करता है वो दाल के मामले में क्या है, यानी कि वो स्वावलंबी नहीं है, वो दूसरे देशों से क्या करता है? दालों का आयात करता है। तो यानी कि उत्पादक के मामले में, उपभोक्ता के मामले में और आयातक के मामले में भारत जो है वो दाल के लिए क्या है? दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व के 33% दलहन क्षेत्रफल में से क्या है आपका 22% क्या करता है? उत्पादन भारत में ही होता है। अगर मैं पूरे विश्व का आंकड़ा अगर लूँ, अगर पूरे विश्व की हम बात करें, तो अगर 33% दालें हैं, दाल का क्षेत्रफल है, एरिया है, तो उसमें से 22.5% जो है वो भारत अकेले ही है, राइट। और भारत जो क्या करता है? 14% दालों का आयात तथा 27% उपभोग करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत जो है, भारत में दाल की कितनी कमी है? इनकी वो 14% क्या करता है? वो इंपोर्ट करता है विदेशों से, राइट। जैसे अमेरिका हो जाएगा, इधर से दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका से हो जाएगा, तो 14% क्या करता है? आयात करता है। लेकिन 27 क्या करता है? उसका उपभोग करता है। मतलब भारत में जो कंज्यूमर्स हैं, इनकी इसका जो उपभोग करने वालों की संख्या जो है वो 27% है, राइट। नेक्स्ट, चना, मटर, अरहर, मूंग, लोबिया, मंसूर एवं कुल्थ का विश्व के कुल उत्पादन का 40 से 80% भाग भारत में ही पैदा किया जाता है। तो इनके कुछ जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने उपरोक्त भी देखा था कि हमने कहा था चने का उत्पादन भारत सबसे अधिक मात्रा में करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चना, मटर और अरहर, मूंग, लोबिया एटसेट्रा जो भी है, इनके मामले में भारत जो वो अपने कुल एरिया का, अपने कुल कृषि एरिया का, उस कृषि भूमि का 40 से 80% भाग जो है दालें ही उत्पन्न करता है, राइट। अब 2018-19 का हम आंकड़ा लें, जो भी रिपोर्ट आई थी हाल ही में, तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में दाल का औसत उपज जो होता है इनकी 8.49 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। इनके भारत में जो एक हेक्टेयर भूमि में 8.49 क्विंटल ही उत्पादन किया जाता है। अगर देखा जाए तो ये वाकई क्या है? बहुत कम है, राइट। WHO के अनुसार, WHO क्या बोलता है? WHO की रिपोर्ट थी कि WHO के अनुसार निरामिष भोज्य पदार्थ पद्धति में प्रति व्यक्ति जो है 104 ग्राम दालों का उपभोग आवश्यक माना गया है। इसमें यह कहा जाता है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो निरामिष भोजन करना, निरामिष होता है कि जो मांस रहित जो भोजन का सेवन करते हैं, उन व्यक्तियों के प्रतिदिन डेली जो शेड्यूल होता है, प्रतिदिन उनका जो भोजन होता है, जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, उसमें 104 ग्राम दाल होना आवश्यक है। यदि वो 104 ग्राम दालों का उपभोग नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति किसी न किसी कारण से कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, या उनके अंदर कुछ हार्मोनिक जो है उनके अंदर थोड़ा कमी होगी, या वो व्यक्ति कमज़ोर हो जाएंगे, या फिर उनके अंदर कोई किसी प्रकार से वो उनका शरीर जो होगा अल्प विकसित हो सकता है। ये WHO की रिपोर्ट है, राइट।
अब हम बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2017 के अनुसार भारत में जो उपलब्धता जो दाल की है वो 54.7 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हो जाएगी, जो कि 2018 में बढ़कर के 55.9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति ग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। अर्थात इसका आशय ये है कि आर्थिक समीक्षा की अगर इकोनॉमिक अगर ये देखा जाए, अगर सर्वे देखा जाए, रिपोर्ट देखी जाए, तो इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भारत में अपने खाने में 54.7 ग्राम दाल का उपभोग करता है, जबकि ये रिपोर्ट जो है 2017 में 15.7 ग्राम थी, लेकिन अब जो 2018 में बढ़कर क्या होगी 50.59 ग्राम हो चुकी है। इसका आशय यह है कि भारत जो है स्थिति सही हो रही है, लेकिन ये कितनी होनी चाहिए, लगभग ये 104 ग्राम होनी चाहिए। अभी देखा जाए तो कहाँ 55 और कहाँ 104, इनकी अभी बहुत ज़्यादा कमी है भारत की दाल में, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं कि देश में उत्पादित दलहन का 62.5 रबी की फसल और 37 खरीफ की फसल में होता है। अगर देखा जाए तो देश में जो उत्पादित जो हम दलहन का उत्पादन करते हैं, जो दालें भारत में जो पैदा की जाती है, उसमें जो है रबी की फसल का कुल कितना हिस्सा है, इसमें 62.5 रबी की फसल का तथा 37.5 खरीफ की फसल में दालों का उत्पादन किया जाता है, राइट। तो आई होप कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे। जिसको नहीं समझ में आए वो कृपया करके एक बार अच्छे से देख लें, राइट। अब हम चलते हैं दालों की अन्य संकर किस्में। इनके जो हाइब्रिड जो हैं, पल्स की जो हाइब्रिड जो किस्में जो हैं, वैरायटीज़ हैं, वो कौन कौन सी है। जैसे अरहर, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मालवीय किसकी प्रजाति है या विकास किसकी प्रजाति है, तो ये सब हम देखेंगे। जैसे बाहर, जिसके नीचे मैंने टिक करा होगा या अंडरलाइन करा होगा, समझ जाना कि वो पेपर में पूछा गया है, तो आप उसको थोड़ा हो सके कि आप उसको अच्छे से याद कर लें। बाहर, अमर, आजाद, मालवीय, विकास, पारस, मालवीय चमत्कार, ये अरहर की किस्में हैं। और कुछ नवीनतम किस्में जिनको हाल ही में खोजा गया है, जिनको हाल ही में बनाया गया है, वो 991, 992, MA6 IARI के द्वारा विकसित की गई है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित अरहर की 120 दिन की अवधि वाली सुप्रसिद्ध किस्म अरहर पूषा 16 है, राइट। इसका क्या से हो जाएगा कि जो अरहर पूषा 16 हो जाएगी वो क्या है, प्रसिद्ध किस्में किसकी, अरहर की हो जाएगी। और एक चीज़ इसमें और है कि अरहर का जो बोटानिकल नाम होता है वो होता है कैजनस कजान, राइट। नेक्स्ट, 2011 में भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने इसका जीनोम डिकोड किया था। अगर हम बात करें, जो अरहर 16 जो है उसका जो जीनोम जो डिकोड किया गया था वो कब किया गया था, 2011 में किया गया था। और आपको एक जानकारी और दे दी जाए कि भारत में जो सबसे पहले जो जीन का जो डिकोड करने का जो प्रयास किया गया था वो डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था, और 1967 के आसपास जो है इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है, राइट। तो भारत में जो जेनेटिक आनुवंशिक के जो पिता हैं वो आपका बोल सकते हो कि आप डॉक्टर हरगोविंद खुराना को बोल सकते हैं, राइट। वैसे आपका DNA का फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने अपना जो प्रयोग जो किया गया था वो मटर इनके पाइसेप्स टाइम पे ही किया था, राइट। अब हम बात करते हैं चना की। चना की कौन सी किस्में, जैसे पूषा 226 की 850, सम्राट, पूषा चमत्कार, राधे, विशाल, उदय, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसकी किस्में। जबकि मटर की रचना, अर्पणा, इनकी अर्पणा जो पत्ती विहीन क्या होती है, पत्ती विहीन प्रजाति है। सपना, उत्तरा, पूषा, प्रगति, प्रगति जो है पूषा प्रगति जो एक सब्जी वाली जो मटर होती है ये पूषा प्रगति है, राइट। मंसूर की देखी जाए तो मल्लिका, प्रिया, पूषा, वैभव, गरिमा, पंतेल, 406 एटसेट्रा, ये किसकी हो जाएगी, मसूर की प्रजाति हो जाएंगी। जबकि हम मूंग की बात करें तो बसंतकालीन पेपर में बहुत पूछी जाती है कि बसंतकालीन किसकी प्रजाति है, तो ये किसकी हो जाएगी, मूंग की हो जाएगी। और ये पूषा बोल्ट 1, पंथ 2, इनके पंथ जो नाम लिखा गया आपने ऊपर देखा, पंथ L लिखा हो, पंथ, ये भारतीय जो क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि विश्वविद्यालय आपका पंतनगर उत्तराखंड में है। तो इनकी उत्तराखंड की जो पंतनगर यूनिवर्सिटी जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा दाल की कौन सी किस्म बनाई गई थी, तो उसके आगे जो है पंत लिख करके आगे जो उनको जो संख्या जो डिजिट दी जाती है वो अपने अकॉर्डिंग देते हैं, राइट। लेकिन पंत जो है वो उत्तराखंड का ही है, ठीक है। अगर हम PS मोती का PS 16 मोती पूषा इनकी 105, और उड़द की देखी जाए तो वरदान, T9, 65 नरेंद्र, U1 एटसेट्रा। सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन की पूषा 9814 और इनकी आपका 9814 पूषा 9712 एटसेट्रा। जबकि जो सोयाबीन का जो बोटनी का नाम हो जाएगा वो ग्लाइसिन मैक्स होता है, क्लियर। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपका ये उत्तर प्रदेश के पेपर में ज़्यादातर छाया रहता है, और पिछली बार भी आपका ये
उत्तराखंड की एक अद्धा एग्जाम में ये देखने को मिला है कि भारत में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है। इट्स अ मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप जितना ज़्यादा हो सके आप इसको रख सकते हैं। तो इसका जो संस्थान हो जाएगा, इंस्टीट्यूट जो है, ये आपका कानपुर में अवस्थित है। क्लियर। नेक्स्ट, भारत में जो है 72% जो है तिलहनी फसलों का वर्षाधीन कृषि की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो तिलहन की जो खेती होती है वो 72 जो बेस है वो वर्षाधीन कृषि यानी कि वर्षा पे आश्रित है, यानी कि उन क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है तो उन क्षेत्रों के लिए है। राइट। देश के कुल कृषि क्षेत्र के 15% भाग पर तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। तिलहनी फसलें का आशय जो तेल वाली जो फसलें होती हैं, ऑयल वाली जो क्रॉप्स होती हैं, उनसे रिलेटेड है। राइट। तो देश के कुल कृषि भाग में क्या होता है, 15% जो कृषि होती है वो तिलहन वाली है। खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद इनका दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। राइट। क्योंकि जो खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, जौ, चना इत्यादि जो है जो हो जाएगा, इनके बाद जो फसलें उगाई जाती हैं दूसरा क्रम जो रखती हैं वो तिलहन वाली फसलें रखती हैं। अलसी, कुसुम, राम तिल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान तिल के उत्पादन में म्यांमार का पहला स्थान, अगर देश की बात करें तो दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा और तीसरा स्थान चाइना का है, जबकि चौथा स्थान सूडान का है। राइट। सूडान जो कंट्री है आपका, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का एक हिस्सा है, एक देश है। राइट। शीर्ष ऑयल क्रॉप्स उत्पादक राष्ट्र, अर्थात इसका अर्थ ये है कि सबसे अधिक जो है वो तेल वाली फसलों का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए सबसे अधिक मात्रा में, ब्राजील दूसरे स्थान पे, चीन तीसरे स्थान पे, अर्जेंटीना चौथे स्थान पर, भारत जो है वो तेल उत्पादन वाली फसलों में आपका 5वां क्रम रखता है। अगर हम बात करें पर्टिकुलर मूंगफली की बात कर लेते हैं, इसका जो है मूंगफली हाइपोजिया करके इसका नाम है, बॉटनिकल नाम। तो मूंगफली में जो है 45% तेल पाया जाता है, जबकि सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो सोयाबीन में आपका 42 से लेकर के 43% क्या पाया जाता है, 43% जो पाया जाता है आपका ऑयल पाया जाता है। जबकि आपका जो इसके लिए जो मिट्टी पाई जाती है, मूंगफली के लिए जो मिट्टी उपयुक्त मानी गई है वो आपका बलुई मिट्टी है, जबकि इसका उत्पादन में अगर राज्य का देखा जाए भारत में तो गुजरात अभी मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी क्रम रखता है। देश की बात करें तो चीन का पहला स्थान है। और यदि कभी कभार पूछा जाता है पेपर में कि मूंगफली को किस कुल के अंतर्गत रखा जाता है, कुल यानी कि बॉटनिकल भाषा में से फैमिली कहते हैं, ये किस फैमिली का हिस्सा है, तो यानी कि ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का हिस्सा है। राइट। ये पौधा है, लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत लगभग सभी प्रकार की दालें शामिल की जाती हैं। तो यानी कि आपको इसके बारे में तो पता चली गया होगा। और जो मैंने दूसरा जो आपका पेज था, यानी कि आपको आई होप कि उससे आपने काफ़ी सारे पॉइंट लिख लिए होंगे। राइट। अब हम लास्ट चलते हैं आपका सनफ्लावर के बारे में। सनफ्लावर जिसे हम कहते हैं सूर्यमुखी, ये एक कंपोजिटी कुल का एक पौधा है, इसका जो बॉटनी का नाम हो जाएगा हेलियंथस एनस होता है। राइट। इसके उत्पादन में, सनफ्लावर के उत्पादन में अभी वर्तमान में कर्नाटक, दूसरे स्थान पर बिहार, तीसरे पे ओडिशा का तीसरा क्रम है। जबकि शीर्ष राष्ट्र अगर की बात करें तो यूक्रेन आपका अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका में आता है आपका यूक्रेन, रूस, अर्जेंटीना, चाइना, इनकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ स्थान पे है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वाटर प्रूफ क्लॉथ, इनके जो वाटर प्रूफ जो कपड़े होते हैं तो उनके निर्माण में भी क्या किया जाता है, आपका सनफ्लावर का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कैसे किया जाता है, इसकी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, बाद में बताई जाएगी, लेकिन इसके वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाए जाते हैं। सूर्यमुखी की खली में लगभग 40 से 45% उच्च कोटि की प्रोटीन पाई जाती है, जो कि पशु आहार के लिए आवश्यक मानी जाती है। राइट। भारत ने सूर्यमुखी को 1969 में, जिस समय गांधी जी 1969 में, गांधी जी तो नहीं बोल सकते, 1969 में तिलहनी फसल के रूप में रूस से लाई गई थी, जबकि सोयाबीन जो है 1968 में यूएसए से लाई गई थी। बस आपको दो सन याद रखने हैं, 1968 में यूएसए से आपका सोयाबीन, जबकि 1969 में रूस से आपका सूर्यमुखी के पौधे को फसल के रूप में लाया गया था। सूर्यमुखी के तेल में 64% लाइनोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि मानव की धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में कार्य करता है। इससे एक पॉइंट पेपर में अवश्य पूछा जा सकता है कि सूर्यमुखी में कौन सा एसिड पाया जाता है, और या फिर सूर्यमुखी में ऐसा कौन सा एसिड है जो क्या करता है आपका व्यक्तियों में या फिर मनुष्य में क्या करता है, वो कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। राइट। या फिर क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है कि किस एसिड के कारण होगा, एक हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, किस फसल के पौधे में लाइनोलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से जो है आपका कोलेस्ट्रॉल को दूर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन एक से ही बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपको लाइनोलिक एसिड सूर्यमुखी में पाया जाता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल को खत्म किया जा सकता है या फिर आपका कम किया जा सकता है। राइट। अगर हम बात करें सूर्यमुखी सनफ्लावर की बात करें तो इसका जो मूल स्थान है, इसको ओरिजिन जो हुआ है वो उत्तरी अमेरिका से माना जाएगा। और इसका जो कुल कंपोजिटी है, मृदा बलुई मिट्टी में और दोमन मिट्टी में काफ़ी मात्रा में जो सर्वाइव करता है, जबकि इसमें जो तेल की जो क्षमता है पाई जाने वाली वो 45% तेल इसमें पाया जाता है।
क्लियर। अब हम लास्ट में बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों के तेल में एरोसिक अम्ल पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और सरसों के उत्पादन में पहला स्थान अभी वर्तमान समय में 40% जो है वो तेल का उत्पादन, सरसों के उत्पादन जो राजस्थान करता है, दूसरे स्थान पर हरियाणा और तीसरे पे मध्य प्रदेश 11.73% करता है, जबकि हरियाणा 13.32% सरसों के तेल का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, राइट। अगर हम सरसों की बात करें, सरसों की जो फैमिली वो क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आता है, और इसका जो बोटनिकल नाम हो जाएगा, सरसों का जो बोटनिकल नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस हो जाएगा। और इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य कनाडा, नेपाल और आपका म्यांमार है। और अगर देखा जाए तो इसके लिए जो मृदा है यानी कि ओलिवल सॉइल जिसे हम बोलते हैं आपका दोमट मिट्टी, जलोढ़ दोमट मिट्टी जो होती है, एलिवल लोम सॉइल बोल सकते हैं आप इसे, जलोढ़ दोमट मिट्टी आवश्यक मानी जाती है। और वर्तमान में देखा जाए तो वरुणा, पूषा बोल्ट, पूषा, जय किसान तथा पीताम्बरी, पेपर में आता है पीताम्बरी किसकी प्रजाति है, सरसों की अन्य किस्में हैं। और तिल में जो है 50% ऑयल तथा 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और जिसके समझ में नहीं आया है तो वो आपका ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, तो आप उसको देख करके अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से पशुधन प्रसार में 1 या 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए पशुधन प्रसार में 50% एग्रीकल्चर तथा 50% आपका बायोलॉजी रहता है, राइट। ये आपके सिलेबस में कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होता है। 2013 या 2015 का मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो 2015 में जो है आपका मात्र और मात्र 53 नंबर पे टॉपर है, इनकी जनरल 53 पे है, जबकि एक जनरल की सीट 1 या 2 बच्चों की जो है 72 और आपका 70 के आसपास नंबर हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके 53 पे जनरल का कट ऑफ रुका हुआ है। आप समझ सकते हो कि पेपर कितना इसका हाई लेवल का आता है। और एक और जानकारी देना चाहूँगा, हम आई थिंक IAS ग्रुप की ओर से जो है 3 बच्चों का सिलेक्शन जो है आपका 3 बच्चों का सिलेक्शन है, 3 एस्पिरेंट्स क्लियर मेन एग्जाम 2019 बैच। तो इसमें ये रहेगा कि जो ये ग्रुप है इसमें आपको 500 रुपीज़ में सारे के सारे आपके प्री तथा मेंस के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और लाइफ टाइम के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो जिस व्यक्ति को ये पैकेज लेना है वो कृपया करके आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी माध्यम से आप किसी भी माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके इसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आगे सब्सक्राइब करें। क्लियर, ओके, धन्यवाद।